जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक मैं न मैंने बाल बढ़ाने और जूते चप्पल नहीं पहनने का प्रण खाया है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। मुझसे बड़े बड़े वादे किए गए थे। अपराधियों ने खुद वीडियो बनाया, वीडियो को डाला और एक वीडियो में कबूला, और उसी वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी और नुपुर शर्मा को भी उसी चाकू से मारने की धमकी देते हुए कहा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। अपने हिंदू धर्म में माना ही यही जाता है कि अस्थियों का विसर्जन तभी किया जाता है जब किसी आत्मा को शांति मिले, पर जब तक वो दोनों जिंदा है मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये मैं भी जानता हूँ और मेरा पूरा परिवार जानता है। लाइव मर्डर की वीडियो बनाने के बाद हत्यारों ने एक और वीडियो बना के कहा हो किसी चाकू पे इंशाअल्लाह ताला नुपुर शर्मा और मोदी योगी का भी नाम लिखा है। टेलर की हत्या नहीं है, ये हत्याओं का ट्रेलर है। नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। मुझे उदयपुर में परमिशन नहीं मिली शूटिंग करने के लिए उस दौरान। हमारी स्टे को खत्म करने की याचिका पे प्रेजेंट होने की बजाय आज सुबह जब कपिल सिब्बल गए तो हत्यारोपी जो है कन्हैयालाल जी का, जिसने कन्हैयालाल जी को मारने के षड्यंत्र में शामिल है, एनआईए ने चार्जशीट दी है जिसके खिलाफ, जो जेल से भी जमानत पे छूटा हुआ है, उसके लिए उन्होंने पिटीशन मेंशन की। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। और ये कहा कि अगर कन्हैयालाल जी पे फिल्म बनेगी तो ये जो हत्यारा है इसको अनजस्टिस हो जाएगा, इसको फेयर जो है ट्रायल नहीं मिलेगा। आपकी फिल्मों में भी कई कट लगे होंगे। आपने अगर फिल्म बनाई होगी जिस चीज पे आपत्ति होगी उसमें कहाँ कट लगाए होंगे ना सर? 55 कट लगाए। पर कपिल सिब्बल देख के मेरी फिल्म स्क्रीनिंग किया उन्होंने हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे। कपिल सिब्बल जी को भेजा गया कि वो देखें और वो माननीय जो है आगे की सीट पे बैठ के और देखे और पूरा का पूरा काला चिट्ठा झूठ बोला उन्होंने। पर फिल्म में जो है ना वो हकीकत का 10% भी नहीं है। मैंने मेरे पिताजी को उस कंडीशन में देखा है कि उनका एक बाजू पूरा उनके बॉडी से अलग था। उन्हें तकलीफ इस बात से कि कहीं ये 100 करोड़ हिंदू अगर कन्हैयालाल जी की चीख सुन के रो पड़ा तो उन लोगों को फांसी हो जाएगी जो जेल के अंदर है। कन्हैयालाल जी की फिल्म के ट्रेलर पे 1 लाख कमेंट दिखा दूंगा जो कह रहे हैं ये वही है कि गुस्ताखे नबी। केस तेज बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। वही 3 साल और एक सिर्फ 3 दिन में एक याचिका जो कि मौलाना मदनी जमीयत उलमा हिंद के लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए देश के सबसे बड़े वकील खड़े हो जाते हैं कपिल सिब्बल, और वो 3 दिन के अंदर मूवी को बैन भी करवा देते हैं। क्या फिल्म रिलीज हो पाएगी कि नहीं? आप इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहे? देखिए मुझे अपने न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि फिल्में वो एक खिलौना बन चुकी हैं जिसमें समाज अपना कुरूप चेहरा नहीं देखना चाहता, या समाज का एक वर्ग उस सच्चाई को छुपाना चाहता है जो समाज की कड़वी सच्चाई है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है एक फिल्म उदयपुर फाइल्स के साथ। याद होगा आपको, आज से 3 साल पहले उदयपुर में कन्हैयालाल जी की किस तरह से कट्टरवादियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया ताकि दहशत का माहौल बने। और आज जब उसी सच्चाई को दिखाते हुए जिसे पूरा देश पूरी दुनिया जानती है एक फिल्म बनाई गई है, तो फिर एक वर्ग आकर खड़ा हो जाता है और कहता है इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। क्या वाकई यही सच है? और अदालतों का इस पर क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, और ये फिल्म आखिर रिलीज से ठीक पहले क्यों अटक गई? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी जी, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं भरत श्रीनेत जी, और कन्हैयालाल जी के बेटे हैं यश। सबसे पहले तो यश, पहले आपसे एक बात पूछती हूँ। 3 साल हो गए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस हादसे के बाद उभरने के लिए। ये 3 साल कैसे आपके गुजरे हैं? पापा के जाने के बाद ये इंसिडेंट कुछ 28 जून 2022 का है। उससे लगभग आज अभी 3 साल हो गए इस 28 जून को।
3 साल में मतलब कोई भी ऐसा पल नहीं था जिसमें हमें पिताजी की याद नहीं आई हो। जब भी कोई फेस्टिवल या घर पे जब भी कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, तो मतलब कहीं न कहीं पापा की जो कमी है वो नहीं लगता कि कभी भी पूरी हो पाएगी। और और जो हत्यारे हैं जिन्होंने ये किया, उनको भी आज तक सज़ा नहीं मिली। वो भी 3 साल में अभी तक सिर्फ जेल में ही है, ठीक है, और केस भी बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है। न्याय को लेकर थोड़ी सी निराशा आपको लग रही है कि न्याय मिलने में देर हो रही है। एक चीज़ और आपसे पूछूंगी, आपने बाल इतने लंबे क्यों किए हैं? अ, जब मैंने मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी, उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक ये जो किलर्स है रियाज़ और गौस, तब तक हमें उनके नाम वगैरह नहीं पता थे। पर तो मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक इन दोनों किलर्स को फांसी नहीं हो जाती, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े वादे किए गए थे। जो भी नेता, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस घर पे आए थे, उनका ये कहना था कि आपका जो केस है बड़ा सिंपल है, क्लियर है, क्योंकि अपराधियों ने खुद वीडियो बनाया, वीडियो को डाला और एक वीडियो में कबूला, और उसी वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी और नुपुर शर्मा को भी उसी चाकू से मारने की धमकी देते हुए कहा कि हमने मालदा स्ट्रीट वाले का सर कलम कर लिया है और अगली बारी तुम्हारी होगी। इतना साफ केस होने के बावजूद भी उसमें अभी तक सज़ा नहीं मिली 3 साल के अंदर, ठीक है। सब कुछ है, वीडियो का एफएसएल आ चुका है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए इसको देख रही है, फिर भी ये केस फास्ट ट्रैक में नहीं चल रहा। मैंने बहुत सारी कोशिशें की कि इस केस को फास्ट ट्रैक में लाया जाए या फिर इसकी एनआईए की स्पेशल कोर्ट बिठाकर डे बाय डे हियरिंग हो, पर मेरे हाथ अभी तक निराशा ही लगी है। तो बाल आपने इसीलिए बढ़ा रखे हैं? जी बिल्कुल, जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक मैंने बाल बढ़ाने और जूते चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया है। जब तक कि उन अपराधियों को जिस दिन फांसी होगी, मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन होगा, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में माना ही यही जाता है कि अस्थियों का विसर्जन तभी किया जाता है जब किसी आत्मा को शांति मिले। पर जब तक वो दोनों जिंदा है, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये मैं भी जानता हूँ और मेरा पूरा परिवार जानता है, इसलिए मेरा परिवार भी इस प्रण में मेरे साथ डट के खड़ा है। न्याय के लिए अदालत में मामला चल ही रहा है, लेकिन समाज में आवाज़ उठाने की कोशिश आपने फिल्म के ज़रिए की है। अमित जी, सबसे पहले तो ये कि आपने इसी विषय को क्यों चुना है? देखिए, कन्हैयालाल साहू जी का जो वाकया था, जो वो घटनाक्रम था, वो दुनिया का सबसे बड़ा घटनाक्रम था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हत्या करने के बाद, लाइव मर्डर की वीडियो बनाने के बाद हत्यारों ने एक और वीडियो बना के कहा हो किसी चाकू पे इंशाअल्लाह ताला नुपुर शर्मा और मोदी योगी का भी नाम लिखा है। तो मैंने उस समय कहा था कि ये एक टेलर की हत्या नहीं है, ये हत्याओं का ट्रेलर है। ये देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसे जिहाद का, जंग का, कत्लेआम का ऐलान है जो पहली बार हुआ है। और अगर ये बंगाल में होता, कश्मीर में होता, बांग्लादेश में होता, पाकिस्तान में होता, तो भी इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये हुआ है राजस्थान की उस मेवाड़ की मिट्टी पे जो महाराणा प्रताप की मिट्टी है, राणा सांगा की मिट्टी है, और ऐसी मिट्टी पे, मेवाड़ की धरती पे, हल्दी घाटी पे उन्होंने मारा। आपको ये बता के मारा कि बंगाल और कश्मीर की बात छोड़ो, हम तुम्हें मेवाड़ में भी मार सकते हैं, हम तुम्हें वहाँ मारेंगे जहाँ इस्लाम का परचम कभी और लहरा ही नहीं सका, जहाँ बड़े बड़े योद्धाओं ने, खिलजी और औरंगजेब जैसों को घुटने पे ला दिया, रावल रतन सिंह जैसे योद्धा रहे, जहाँ एक रेशा नहीं छूने दिया रानी पद्मिनी ने अपना, और वो जौहर की ज्वाला जल गई, वहाँ हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम उदयपुर में सुरक्षित हो? बहुत साजिशन, क्योंकि नुपुर शर्मा तो का बयान था तो पूरी दुनिया के लोग ही नुपुर शर्मा की पैरवी कर रहे थे। डच कैंपी ने भी कहा था कि ये गलत है। तो एक टारगेट जानबूझ के उदयपुर को क्यों किया गया, राजस्थान को क्यों किया गया? तो मुझे लगा ये भारत के खिलाफ गजवा हिंद वालों की जंग की लड़ाई है, और बाकी घटनाएं तो होती रहती हैं देश के अंदर, बहुत लोग इनके शिकार हुए हैं, लेकिन इस हत्याकांड पे बड़ी फिल्म बननी चाहिए। और ये दर्द जो है, कन्हैयालाल जी की जो चीखें हैं, जितने वार किए गए, जिस तरह से मारा गया, जिस तरह चाकू से गोदा गया, हाथ अलग कर दिया गया, जो उन्होंने किया, उसको हम एक बार देश को दिखाएं, क्योंकि लोग भूल जाएंगे। वरना फिल्म नहीं बनाएंगे तो लोग भूल जाएंगे। लोग कालूचक को भूल गए, अक्षरधाम को भूल गए, रघुनाथ मंदिर को भूल गए, पार्लियामेंट शूटआउट को भूल गए, लाल किले को भूल गए, संकट मोचन बनारस को भूल गए। लोग अमरनाथ में लंगर में जिहादियों ने जो है वो पेशाब कर दिया भगवान भोलेनाथ के प्रसाद में, लोग उसको भूल गए।
अभी तो ये पहलगाम हुआ है, इससे पहले एक पहलगाम हुआ था जब 15-16 साल के थे, तब आतंकवादियों ने 35 लोगों को लाइन में लगा के गोली मार दी थी। लोग उसको भूल गए। तो लोग भूल जाते हैं बम्बई से लेके जयपुर दिल्ली तक के बम ब्लास्ट को। तो मुझे लगा भूल जाएंगे लोग कन्हैयालाल को। तो हमने और भारत जी ने तय किया कि अब इस पर फिल्म बनाएंगे, पूरे देश के हिंदुओं को जगाएंगे, उन्हें बताएंगे भूलना मत कन्हैयालाल को, क्योंकि तुम्हारा भी हासिल कन्हैयालाल जैसा ही होगा अगर तुम्हें ये नहीं पता चला कि जो हत्यारे इनके रूट्स कहाँ से हैं। हत्यारे तो आपने देखे वीडियो में, लेकिन उनकी रूट्स क्या है, कहाँ से उन्हें हथियार मिलता है, कहाँ से उन्हें ये जज्बा मिलता है कि तुम फट जाओ कहीं बम बांध के, कहीं तुम गला काट दो किसी का अल्लाह के नाम पे, नबी के नाम पे, तुम्हें 72 हुरे मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, मर भी जाओगे तो कोई बात नहीं है, तुम अल्लाह के दीन के राह में कुर्बान हो जाओगे। ये सोच कहाँ से पनपती है? ये अंदर से जो इनके अंदर शैतानियत का जो जुनून है, ये कहाँ से आता है? इसके रूट्स क्या है? तो रूट्स बताने के लिए फिल्म की जरूरत है। वीडियो ने रूट्स नहीं बताए, तो वो तमाम चीज़ों के लिए हमने फिल्म बनाई थी। भारत जी, आपने निर्देशन किया इस फिल्म का। जी। ये एक ऐसी फिल्म है, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी नहीं है, 3 साल हुए हैं। अभी सबके याददाश्त इतनी तो है कि याद है कि क्या हुआ था। बहुत संवेदनशील है मामला। इसका डायरेक्शन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था, और आज जिस तरह की कानूनी लड़ाई आपको इस फिल्म को रिलीज़ कराने के लिए लड़नी पड़ रही है, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, इसकी संवेदनशीलता और ये जो कानूनी लड़ाई का आज आपके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ है जिससे आपको लड़ना पड़ रहा है, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह की चीज़ें से निपटना पड़ेगा, और डायरेक्शन के दौरान इस संवेदनशीलता को आपने ध्यान में रखा था? देखिए, जो अभी करंट में हो रहा है, करंट टाइम में जो भी कोर्ट कचहरी में हो रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस देश से, इस देश के कुछ लोगों से। तो उन लोगों का चेहरा अब आ रहा है बाहर, देश भी देख रहा है कि ऐसे लोग भी हैं देश में जो कि सच को छुपाना चाहते हैं, सच से डरते हैं, हकीकत से डर रहे हैं। और डायरेक्शन की बात की जाए तो संवेदनशील था, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे उदयपुर में परमिशन नहीं मिली शूटिंग करने के लिए उस दौरान। तो मैंने फिल्म की शूटिंग जो है उत्तर प्रदेश में, इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का है, जिन्होंने मुझे परमिशन दिया, और मैं 70% से ज़्यादा फिल्में जो है वहाँ पे शूट करी, और बिना किसी परेशानी के एक कंकड़ तक मुझे मन नहीं लगा। क्या बताऊँ आपको, तो बहुत ही स्मूथली मैंने इस फिल्म को जो है बना लिया। अमित जी, ये जो लड़ाई कानूनी, 11 जुलाई को फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, 11 जुलाई बीत गई, सुप्रीम कोर्ट से मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, वहाँ पर फिल्म की रिलीज़ ये कहते हुए रोक दी गई कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। और विशेष बात, जमीयत उलेमाए हिंद इस मामले को लेकर पहुँचे थे कोर्ट में, जिनका पूरा एक इतिहास देश की जनता को भी जानना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के नाम पर जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, तब वो चुप थे, तब भी भाईचारा बढ़ सकता था अगर आप एक शब्द उन आतंकवादियों के खिलाफ बोलते। जब कन्हैयालाल जी की हत्या की गई, तो अगर आप आरोपियों के खिलाफ कुछ बोलते, तब भी भाईचारा बढ़ सकता था। लेकिन इस सच को दिखाने के लिए एक फिल्म आती है, तो अचानक से ये भाईचारा खतरे में कैसे आ जाता है? देखिए, भाईचारा तो है ही नहीं, ये तो सो कॉल्ड इनकी बयानबाजी है, गुमराह करने का एक प्रयास है। मदनी और जमीयत उलेमा हिंद या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मिली काउंसिल या उलेमा काउंसिल, इनमें भाईचारा तो है ही नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी तो सबसे पहले इन्हीं मदनी का बयान आया था, और जमीयत उलेमा हिंद ने लिखित में चिट्ठी जारी करके कहा था कि जो कमलेश तिवारी के हत्यारे हैं हम उनको लीगल एड देंगे। और तब से लेके आज तक कमलेश तिवारी जी का कत्ल करने वाले जो जिहादी थे, उनकी कोर्ट में पैरवी, उनके वकील, उनको जेल में खाना पहुंचाना, सामान पहुंचाना, पैसे पहुंचाना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता, सब काम जमीयत उलेमा हिंद कर रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं किया उन्होंने। इसके अलावा जो अहमदाबाद के बम ब्लास्ट हैं, उसमें भी जमीयत उलेमा हिंद आतंकवादियों की पैरवी कर रही है। रिहाई मंच बना के लोग देश में तमाम आतंकवादियों की पैरवी ही कर रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप के आरोपियों को बचाने के लिए और संकट मोचन बम धमाके के आरोपियों को बचाने के लिए तो इन्होंने अखिलेश यादव पे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, प्रेशर बना दिया था। अखिलेश यादव सरकार की तरफ से हाईकोर्ट तक गए थे कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले जाएं, इन्हीं मदनी और इसी जमीयत उलेमा हिंद के दबाव में।
जब कन्हैयालाल की हत्या हुई और कन्हैयालाल की हत्या पे फिल्म बनी तो इन्होंने कहा कि हमारा हत्यारों से कोई संबंध नहीं है। अभी जब ये कोर्ट में आए, पहली बार पक्षकार बने, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, अरशद मदनी की तरफ से जो पिटीशन दाखिल हुई हाई कोर्ट दिल्ली में, तो इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा कि हम जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है और जो सांप्रदायिक सौहार्द है, ये फिल्म उसको बिगाड़ेगी और हम उसको बचाने के लिए आए हैं। तो हमारे जो अधिवक्तागण थे उन्होंने ये तर्क दिया कि कहीं ना कहीं आप हत्यारों के पक्ष में खड़े हैं, आपको विक्टिम के पक्ष में खड़ा होना चाहिए कन्हैयालाल जी के। तो उन्होंने कहा हत्यारों से हमारा कोई संबंध नहीं है। दुनिया भर की डिबेट्स में जो मौलाना, मुफ्ती, कारी, काजी सब शामिल हुए, सब ने यही कहा कि हत्यारों को फांसी पे चढ़ा दीजिए, हमारा हत्यारों से कोई लेना देना नहीं है। हत्यारे कल फांसी पे लटकते, आज लटक जाएं, बीजेपी क्यों नहीं लटका देती, सरकार क्यों नहीं लटका देती, कोर्ट क्यों नहीं सजा देती, तमाम बातें हुई। हम तो सिर्फ हारमोनी खराब ना हो इसलिए खड़े हैं। लेकिन आज जब हमने उसका अपोज किया और वो स्टे जो उन्होंने करा दिया था 10 तारीख को हाई कोर्ट से, हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया पक्षकार को कि भाई आपने जो स्टे कराया उसके खिलाफ ये खड़े हैं। गौरव भाटिया जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और सेंटर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, वो हमारी तरफ से खड़े थे। तो उस नोटिस में अपीयर होने की बजाय हमारी स्टे को ख़त्म करने की याचिका पे प्रेजेंट होने की बजाय आज सुबह जब कपिल सिब्बल गए तो हत्यारोपी जो है कन्हैयालाल जी का, जिसने कन्हैयालाल जी को मारने के षड्यंत्र में शामिल है, एनआईए ने चार्जशीट दी है जिसके खिलाफ, जो जेल से भी जमानत पे छूटा हुआ है, उसके लिए उन्होंने पिटीशन मेंशन की और ये कहा कि अगर कन्हैयालाल जी पे फिल्म बनेगी तो ये जो हत्यारा है इसको अनजस्टिस हो जाएगा, इसको फेयर जो है ट्रायल नहीं मिलेगा। तो सोचो इस देश के अंदर हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि कन्हैयालाल जी को फेयर ट्रायल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं सोचा गया, जब उन 2 लोगों की जमानत हुई तो ये नहीं सोचा गया कि जो 11 लोग मुलजिम हैं उनमें 9 लोगों को 9 लोग जेल में, 2 तो पाकिस्तान में, 9 लोग जेल में, 9 में से अगर एक की भी बेल होती है तो ये विक्टिम के फेयर ट्रायल के साथ अनजस्टिस है कि विक्टिम का जो फेयर ट्रायल होना है कन्हैयालाल जी के परिवार पे हो सकता है बाहर निकल के 2 लोग दवा बना दे, हो सकता है वो कन्हैयालाल जी के परिवार को फिर से जो है वही काम कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ कर दें जो कन्हैयालाल जी के साथ हुआ, वो गवाहों को तोड़ें, धमकाएं, रोकें, तो उनका बाहर आना, जमानत पे छूट जाना तो जस्टिस है। ये और कपिल इनका सिब्बल गए हैं इसके हाँ, आज उन्होंने हत्यारे के पक्ष में ही पिटीशन फाइल की है और ये कहा है कि हम मोहम्मद जावेद के साथ हैं। अब जो जावेद के साथ है वो रियाज अत्तारी के भी साथ है, वो घोष मोहम्मद के भी साथ है। इस देश के अंदर जो हिंदू गला काटेगा ये सब उसके साथ खड़े हैं। और ये सब तब है जब सारी चीजें कैमरे पर हैं। ये सब चीज़ कैमरे पे हैं और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर गुस्सा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात आप बताइए भारत जी, सीबीएस हम अगर देखते हैं कि जब कोई फिल्म बनाई जाती है सेंसर बोर्ड उसको पास करता है जी। सेंसर बोर्ड अगर पास करता है तो उसमें कई चीज़ें देखता है। आपकी फिल्मों में भी कई कट लगे होंगे, आपने अगर फिल्म बनाई होगी जिस चीज़ पे आपत्ति होगी उसमें कहाँ कट लगाए होंगे ना सेंसर बोर्ड ने? 55 कट लगाए। तो आप बताइए 55 कट लगाने के बाद अगर जब फिल्म रिलीज के समय पे 1 दिन पहले अगर इस तरह से कानूनी अड़चन डाली जाए तो एक तो आप जो समाज को सच दिखाना चाहते हैं जिसकी सच्चाई पूरे देश के सामने है उसको भी झटका लगता है। एक डायरेक्टर के तौर पर आप क्या सोचने पर मजबूर होते हैं? और जब कानून में अदालत के जरिए ऐसा होता है जहाँ पर एक फिल्म के लिए कहा जाता है पीके के लिए कि अगर नहीं पसंद है तो मत देखो, भावनाएं अगर हिंदुओं के आहत हो रही हैं और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो, इफ़ यू डोंट लाइक देन वॉच। हाँ, ये बात कही गई थी। तो वैसे ही देखिए मुझे भारतीय सरकार जो भारतीय गवर्नमेंट है उस पर पूरा विश्वास है और सीबीएफसी जो सर्टिफिकेशन करती है वो बहुत ही अच्छे दिमाग के लोग होते हैं और बहुत ही बारीक तरीके से फिल्म को देखते हैं। और जो इस्लामिक संगठन है मैं इनको कुछ भी नहीं मानता और मुझे नहीं पता कि इस तरह का जो डिसीजन आया कि कपिल सिब्बल देख के मेरी फिल्म स्क्रीनिंग किया उन्होंने हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे, आपको पता होना एक चीज़ और बताइए कि ये भी ऐसा हुआ था, ये मैंने पढ़ा था कि अब हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि जो ऑपोजिशन जो है जी उनको फिल्म दिखाई जाए, राइट, जो विरोध कर रहे हैं। ये तो शॉकिंग था ये मेरे लिए कि आई वाज लाइक कि मेरी फिल्म कैसे इस तरह के लोग देख सकते हैं जो कि फिल्म मेरी अभी अनलॉक नहीं हुई है
मतलब एक तरीके से मेरी फिल्म सब सारे डिस्ट्रीब्यूटर सबको चली गई, और मेरी पहली फिल्म खुली थी सिनेमा घरों में 11 तारीख को, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कोई जो भी उनका टाइम शेड्यूलिंग था। ये होते कौन लोग हैं जो मेरी फिल्म को एक दिन पहले देखते हैं और पहली बात तो देख ही नहीं सकते। आई वॉज ऑब्जेक्टिंग दिस थिंग कि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे जो हाई कोर्ट है उसका हम आदर करते हैं कि वो उनके आदेशानुसार उनको कपिल सिब्बल जी को भेजा गया कि वो देखें, और वो माननीय जो है आगे की सीट पे बैठ के और देखे, और पूरा का पूरा काला चिट्ठा झूठ बोला उन्होंने जाके हाई कोर्ट में अगले दिन जाके। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये भी। पर आपको ये नहीं लगता फिर ये सवाल तो उनको सेंसर बोर्ड पे उठाना चाहिए जिन्होंने फिल्म पास की है? मैंने उठाया है सवाल, वो तो नाजायज सवाल सेंसर बोर्ड पे, नाजायज सवाल फिल्म मेकर्स पे, सब पे उठाया है। जबकि जब सेंसर ने जो है कट्स दे दिए, मेरी फिल्म अब बिल्कुल ही बहुत, मतलब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो बताया जा रहा था, क्योंकि कट्स लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने लगता था कि ऐसा कुछ है, वो ऐसा कुछ है नहीं। ना ही उसमें किसी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया है, ना कोई ऐसी टिप्पणी करी गई है। एक गलत और एक झूठा इल्ज़ाम है मेरे ऊपर कि डायरेक्टर ने जो है इस फिल्म में ऐसा किया है वैसा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, मैं किसी के धर्म को जो है बुरा नहीं दिखाना चाहिए, ये हमारा खुद का धर्म कहता है कि किसी के धर्म के बारे में कुछ मत बोलो। तो हम कौन होते हैं किसी के धर्म के बारे में बुरा बोलने वाले? कट्टरता के बारे में तो बोलना पड़ेगा। कट्टरता दिखाया है, कट्टरता तो है, ये ऑब्वियस सी बात है। कट्टर दिखाया, उन लोग कितने कट्टर होते हैं कि उनके अंदर जो है इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, पत्थर के दिल है उनके। कि एक व्यक्ति जो कि दर्जी है, ना धर्म देखता है ना जात देखता है, सबके कपड़े सिलता है, और आप चोरों की तरह, कायर की तरह जाके घुस जाते हैं उसकी दुकान में और उसका गला काट के उसको मार देते हैं, धोखा देकर वो भी हैं। कैसे लोग हैं आप? कितनी गंदी मानसिकता है आपको। और इस बात को समाज को दिखाया भी ना जाए। एक पत्नी, एक माँ, अभी भी उसकी आंखों में जो है ना कन्हैयालाल साहू के खून के छींटे होंगे। इनके बच्चे, उनकी जो दोपहर की चीखें होगी ना, इनकी रात की नींदों में आती होगी। क्या सोचा है किसी ने इसके बारे में? वो दिखाया मैंने इस फिल्म में। इससे उनकी जल रही है कि कैसे उस पीड़ा को दिखाया है मैंने। अब क्या बोलूं मैं, सब खोली दो फिल्म यहाँ पे। पीड़ा दिखाया है, पेन दिखाया है, वो रोना दिखाया है, वो चीखना दिखाया है मैंने, वो दर्द दिखाया है मैंने इस फिल्म के माध्यम से। यश, आपने फिल्म देखी है? क्योंकि आप तो इसका हिस्सा रहे, आपसे सारी जानकारी भी ली होगी। ये फिल्म देख के आपको क्या लगता है, जो कुछ फिल्म में दिखाया गया है वो एकदम सच है जो आपके साथ हुआ है? देखिए, अब फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है, फिल्म हमारी कंसर्न से ही बनाई है, हमारी फैमिली के कंसर्न से ही बनी है। पर फिल्म में जो है ना, वो हकीकत का 10% भी नहीं है। हकीकत का 10% भी नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को उस कंडीशन में देखा है कि उनका एक बाजू पूरा उनके बॉडी से अलग था। ठीक है, उनकी जो गर्दन थी वो सिर्फ इतनी सी ही बॉडी से लगी हुई थी। ठीक है, शरीर पर 50 से 52 कट्स, ठीक है, पूरी बॉडी कटी फटी थी वो। ठीक है, उनको मतलब किस तरह पोस्टमार्टम वालों ने फिर से करके दिया है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मूवी जो है ना, मूवी में तो उसका 10% भी नहीं है सर। एक बात बताइए, उस दिन जब ये सब कुछ हुआ था, उससे पहले भी धमकियाँ मिली थी। किस तरह से आपके पिताजी का उस समय व्यवहार था? क्या उनको लगा था कि उनके साथ इस तरह का कोई हादसा हो सकता है? मदद भी मांगी थी उन्होंने? पापा को रेगुलर धमकियाँ मिल रही थी। ठीक है, सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस के लिए? फेसबुक स्टेटस जो कि रिपोस्ट थी, एक पोस्ट का रिपोस्ट था, जो कि शायद एक क्लिक पे हो सकता है, इजीली कोई भी कर सकता है। ठीक है, और वो अभी भी मतलब एक तरीके से क्लियर नहीं है कि वो पोस्ट कैसे हुई, क्योंकि पापा तो इतना मोबाइल भी चलाना नहीं जानते थे। फिर भी पापा के खिलाफ थाने में एफआईआर हुई कि आपने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। पापा थाने में भी गए, उसके बाद उनको जेल में एक दिन रखा। फिर हमने नेक्स्ट डे पापा की बेल भी कराई। तो थाने से सब बोला गया कि 3-4 दिन आप दुकान मत खोलिएगा और थोड़ा माहौल शांत होने के बाद ही खोलिए। तो पापा ने थोड़ी उनकी सुनी और 3-4 दिन बाद दुकान खोली, क्योंकि रेगुलर कमाने वाला इंसान कितने दिन नहीं खोलेगा शॉप, क्योंकि हमारे कॉलेज की फीसेस वगैरह सब कुछ पापा ही करते थे, सब लोड उनके ऊपर ही था। तो उसके बाद पापा ने दुकान खोली, तो पापा को लगा कि यार दुकान पे कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग अपनी रेकी कर रहे हैं। तो पापा ने थाने में जाकर जो नाजिम नाम का लड़का, जो कि पिताजी की दुकान के सामने रहता था, जिसने अपने खिलाफ एफआईआर कराई थी, और उसी ने ही पिताजी के फ़ोन से पोस्ट डिलीट भी की थी, और शायद डाली भी उसने ही थी। अच्छा। तो वही इंसान थाने में जाके एफआईआर करता है
ठीक है। और जब पापा को डाउट होता है कि ये नाजिम और इसके कुछ दोस्त दुकान की रेकी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पे नज़र रख रहे हैं, तो पापा एफआईआर कराने जाते हैं। तो उस समय थाने के लोग, पुलिस वाले, दोनों पक्षों को बिठाकर कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, आपसी समझौता करवा देते हैं। वो समझौता कराने के बाद उनकी तरफ से भी बोला जाता है कि कन्हैयालाल जी, आपको हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपकी तरफ से हमको कोई दिक्कत होगी। पिताजी ने सॉरी भी मांग ली, जो शायद उन्होंने गलती की भी नहीं उसकी। पिताजी बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि ठीक है, अब सॉरी भी मांग ली है, ठीक है, बिना गलती के भी, और अब कुछ होगा नहीं क्योंकि ये समझौता हो चुका है। तो पापा फिर दुकान पे जाने लगे रेगुलर। ऐसे ही 3-4 दिन चालू की दुकान। तो भी पापा को धमकियाँ मिल रही थी, डाउट आ रहा था, उनके फ़ोन पे वीडियो कॉल्स आ रहे थे कि तुमने हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो पिताजी थाने पर सिक्योरिटी के लिए गए, तो उस समय उनकी उस बात को नज़रअंदाज किया गया, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। और जस्ट 2 से 4 दिन के अंदर ही लगभग 2 बजे के करीब 28 जून को ये घटना को, ये जो 2 लोग हैं, ये जो किलर्स है, ये अंजाम दे देते हैं। तो बहुत ही मतलब सोच विचार की बात है कि हमारा जो देश का इंटेलिजेंस है, इतने अगर दिन पहले सब कुछ चल रहा था, 15 दिन पहले जो रियाज है उसने एक वीडियो बनाकर डाली थी कि मैं नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कलम करूँगा। तो 15 दिन से जो वीडियो उनके ग्रुप में वायरल चल रहा था, कहा था इंटेलिजेंस। कमाल की बात है ना अमित जी, ये जो ये बता रहे हैं कि आरोपियों ने पहले से अपना एक वीडियो बना के वो वायरल किया, पहले से। वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। लेकिन अगर कन्हैयालाल जी के फ़ोन से कोई ट्वीट रीपोस्ट हुआ है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, उसके ऊपर आपको जो है धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। और जब उनकी कहानी आप फिल्म के ज़रिए बताने आए हैं, तो ये भी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला नहीं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर ये दोहरा मापदंड आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक वीडियो बना हत्या से पहले कि हम मारेंगे, एक वीडियो बना हत्या के समय लाइव डे लाइट मर्डर का, एक वीडियो बना हत्या के बाद। तीनों वीडियो को हटाने के लिए पब्लिक डोमेन में वो तीनों वीडियो हैं। एक भी आरोपी या उनके वकील आज तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गए कि सर इससे जो है सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा है। और एक भी वीडियो को हटाने के लिए ये बहाना करके भी नहीं गए कि इससे जो है हमारा जो ट्रायल अनफेयर हो जाएगा। यानी कि जो हमने कहा है कि हम मारेंगे, वो वीडियो समाज में बना रहना चाहिए, क्योंकि वो दहशत की अलामत है। अगर वीडियो नहीं देखेगा हिंदू, डरेगा कैसे? ये नस्लें हमारी डरेंगी कैसे? अगर ये वीडियो देखता रहेगा तो उन्हें पता रहेगा कल कन्हैयालाल के साथ हुआ था, आज तुम्हारे साथ हो सकता वो आज है, भी है वो और कल वीडियो? तुम्हारे बच्चों के साथ हो सकता है। वीडियो आज भी है इसीलिए क्या? डर के रहो, सरतंजुदा गैंग से डर के रहो। लेकिन जब आप कन्हैयालाल जी का दर्द दिखाते हैं पूरी फिल्म में, कहीं बता रहा है ना अभी यस, कि जो इनके परिवार के साथ हुआ है, जो आतंकवादियों ने किया है, उसका तो हमने 10% भी नहीं दिखाया। लेकिन कन्हैयालाल के परिवार को रोता हुआ दिखाया है, उनके आंसू दिखाए हैं। तो हमारी फिल्म जो है वो एंटी नहीं है उनके, इनके दर्द को बयान कर रही है। इनके आंसू हैं, पर्दा जो है इनके आंसू से भीग रहा है 70 mm। उनकी क्रूरता से नहीं, क्योंकि उनकी क्रूरता तो हमें दिखाई नहीं, और ज़्यादा दिखाने की कोशिश भी की तो कैंची थी सेंसर बोर्ड की। 55 कट अगर किसी मूवी में लग जाए तो उसकी तो आत्मा ही मर जाएगी, क्या ही दिखा पाएगा कोई। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो 100 करोड़ हिंदू है वो कन्हैयालाल जी के दर्द को देख के रोए। उनकी क्रूरता को दिखाने के लिए तो उन्होंने वीडियो डाला ही हुआ है, वो फिल्म में दिखाने की क्या जरूरत है? हमने तो जब फिल्म पे बैन लगाया तो वीडियो लोगों के सामने रखी कि लो आपने फिल्म तो रोक दी, ओरिजिनल उदयपुर फाइल देख लो। तो ओरिजिनल उदयपुर फाइल तो इस देश ने देखी ही है। वो रो रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी क्या गलती है भाई, छोड़ दो मुझे, और वो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो तो लोगों ने देखा ही है, उसको उससे उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुसलमानों का, सरतंजुदा गैंग वालों का, कट्टरपंथी इस्लामिक टेररिज्म वालों का जो क्रूर चेहरा है, क्रूअल जो फेस है, उसे दिखाने से दिक्कत नहीं है उन्हें। वो तो उन्होंने खुद ही दिखा रखा है, खुद ही वीडियो वायरल कर रखा है। वो तो कह रहे देखो, वो तो धर्म पूछ के ही मार रहे हैं ना पहलगांव में भी। वो तो कह रहे तुम जानो हमारे बारे में कि हम कलमा नहीं आता तो गर्दन काट देते हैं, हम धर्म पूछ के नाम पूछ के मार देते हैं, और हम मारने के बाद वीडियो बनाते हैं। उन्हें तकलीफ इस बात से कि कहीं ये 100 करोड़ हिंदू अगर कन्हैयालाल जी की चीख सुन के रो पड़ा तो उन लोगों को फांसी हो जाएगी जो जेल के अंदर है।
हालांकि उन चीखों की आवाज़ अभी कम नहीं हुई है। 3 साल पहले ये हर किसी को वो चीखें याद हैं। ये बात पूरी तरह से सच है। लेकिन अब जब बात कानूनी लड़ाई पे चल ही रही है, फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है, आपको क्या लगता है कि अब ये क्या फिल्म रिलीज़ हो पाएगी कि नहीं? या आप अब इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहे हैं? देखिए, मुझे अपने न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है और गवर्नमेंट पे भी, और ये फिल्म रिलीज़ हो गई जी। और मोदी जी के पाले में गेंद चला गया है कहीं केंद्र ना सरकार के कहीं। पास। जी, तो मुझे लगता है कि क्योंकि यश साहू जी की माता जी ने भी उन्हें पत्र लिखा था एक कि उसमें संवेदना थी कि फिल्म को रिलीज़ किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पत्र को इग्नोर करेंगे, और क्योंकि हमने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। जब वो सर्तन से जुदा नारे लगा के गला काट सकते हैं, तब सामाजिक संप्रदाय जो है कोई उसका सद्भाव नहीं बिगड़ा, तो मेरी फिल्म से कैसे बिगड़ जाएगा? और कहते हैं फिल्म रिलीज़ करोगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है? तो जो सर्तन से जुदा नारे लगा के जब गला काटा गया 3 साल पहले, तो जो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे जब गला काट दिया गया था? तो अगर वो लेते हैं और उसके बाद से कोई गला काटने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ, तो मेरी फिल्म के बाद क्यों विवाद हो जाएगा? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को है जो सच जिनको वही है। लगता है कि मेरी फिल्म के बाद ऐसा कुछ होगा। तो आपने तो सर्तन से जुदा नारे लगा के गला काट भी दिया, और गला काटने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद से कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं मुझे इनके परिवार का दर्द दिखाने दे रहे हो? मुझे दर्द दिखाना है। वो हिंसा जो आपने की थी, वो एक्चुअली मैं एज ए डायरेक्टर मैं वो ऐसा उस तरह का दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी खुद की सोच उतनी घृणित नहीं हो सकती है। आई कांट गो थ्रू इतना मतलब गिरा हुआ, इतना क्रूर हीनियस कैसे हो सकता है कोई? मैंने भी वो तस्वीर में देखा था, सब कुछ इतने कट्स सर के पीछे, यहाँ पे मतलब डीपली आई हैव स्टडी दैट, आई नो एवरीच एंड एवरीथिंग, बट आई कांट शो दिस वर्ल्ड थ्रू सिनेमा, क्योंकि वो बहुत ही हीनियस था। इसलिए मैंने इनके दर्द को दिखाने की कोशिश की। दर्द जानना जरूरी है, परिवार दर्द में है। बिल्कुल सर। यश, एक बात बताइए, जब ये फिल्म का ऑफर लेकर आए थे कि इस तरह की हम फिल्म बनाना चाहते हैं, आपकी माता जी का, परिवार में क्या इस पे प्रतिक्रिया थी, और आपको क्यों लगा कि हाँ ये फिल्म बननी चाहिए? एक तरफ केस चल ही रहा है, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी भी न्याय की, उस न्याय की जिस अपराध को होते हुए पूरे दुनिया ने देखा, क्योंकि वो कैमरे पर हुआ है। फिल्म की बात जब आई तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या सोचा था आपने, आपके परिवार ने तब? देखिए, जब अमित भैया हमारे पास आए थे, प्रोड्यूसर और इनके डायरेक्टर भारत जी, तो उस समय तक साल भर हो चुका था मेरे पिताजी की हत्या को। हम पिताजी की पहली बरसी बना रहे थे, तो इन्होंने मुझसे समय मांगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और आपके जो पिताजी का जो इंसिडेंट है उसको पिक्चराइजेशन के जरिए हम पर्दे पर लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं पूरे देश को कि आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था, आपके परिवार का दर्द क्या है। और हम देश का जो 100 करोड़ हिंदू है उसको जगाना चाहते हैं, 100 करोड़ कमाना नहीं चाहते। अगर हमारी मूवी देखने के बाद देश का जो 100 करोड़ हिंदू है वो जाग जाता है, तो हम हमारी मूवी को एक मिसाल मानेंगे, इनका ये कहना था। बस मेरे लिए उतना एज था और मैंने उन्हें मूवी बनाने के राइट्स दे दिए। बिल्कुल। अमित जी, हमने देखा था कश्मीर फाइल्स आई थी, तब भी इस तरह के विरोध हुए थे, काफ़ी आवाज़ उठी थी। हालांकि ये भी है अपने आप में एक सच है कि जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर का मामला उठा था, वहाँ के लोगों के नरसंहार और पलायन का मामला उठा था, तो कोर्ट ने मामला बहुत पुराना हो गया, जबकि 30 साल वो पीढ़ी आज भी जिंदा है जो वहाँ से निकले थे, वो वहाँ पर लड़ रहे थे, तब कोर्ट ने इस तरह से बोल दिया था। केरला स्टोरी आई, वो एक ऐसी कहानी है जिसके चश्मदीद, जिसकी विक्टिम्स आज भी समाज में मौजूद हैं, उनको भी चैलेंज का सामना करना पड़ा था, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था, एक वर्ग के। आपकी ये फिल्म आ रही है, इसको भी इसी तरह से हम देख रहे हैं कि विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसे देश में जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हर कोई करता है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसकी चिंता भी रहती है, संविधान से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की सच्चाई वाली फिल्में जो समाज के बारे में बताती हैं, जो समाज में घटी हुई सच्ची घटना को बताती हैं, उस पर जब फिल्म बनती है और इनका ये जो भाईचारे का, सौहार्द का, सद्भाव का एकदम कार्ड निकल आता है, इसे लेकर अब आप क्या कहेंगे कि क्या
समाज को भी अब जागृत होना चाहिए कि इस तरह के विरोधों से बचें और इनकी सच्चाई को समझें? देखिए, अब देश सब देख रहा है। देश ने ये भी देखा कि कन्हैयालाल की हत्या पे कौन लोग हंस रहे थे, कौन इमोजी भेज रहे थे हंसने की। देश ने ये भी देखा कि कमलेश तिवारी की हत्या पर इनका क्या रिएक्शन था। देश ने जो देश में बाकी घटनाएं हुई, पहलगांव जैसी, पुलवामा जैसी, उन पे इनका रिएक्शन क्या था वो भी देखा है। और बाद में मुकरते भी देखा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो धर्म नहीं पूछा था। जबकि लोगों ने कहा कि उसकी पत्नी कह रही है जो वहाँ पे गोली मारी गई है पहलगांव में, तो नहीं ये तो बीजेपी की चाल है, नहीं ये तो संघ के लोग हैं, ये तो सब ऐसे। तो इस तरह से वो सामने जब हिंदू कट रहा होता है उनकी आंखों के सामने, तो उसे नकारते हैं। जबकि गाजा पट्टी के हमले को लेके वो इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि जुलूस निकालते निकालते अमर जवान ज्योति को भी लात मार देते हैं, भारत की संपत्तियां भी जला देते हैं, या तोड़फोड़ भी कर देते हैं, आगजनी भी कर देते हैं। तो अब तो देश देख ही रहा है इन लोगों को। तो मैं तो लोगों से ही कहना चाहता हूँ, देखिए फिल्म का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। और भारत सरकार को तो धारा 6 में ये कहना है कि हम इस फिल्म को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। तो देश के हिंदू फिल्म के पक्ष में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी से सबकी उम्मीदें हैं, भाजपा से उम्मीदें हैं, राष्ट्रवादी सरकार से उम्मीदें हैं। तो कन्हैयालाल जी के पक्ष में भाजपा सरकार क्या करेगी, ये तो लोग पहले से ही मन बनाए बैठे हैं कि वो इस फिल्म को नहीं रोकेंगे। लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला है तो अब क्या होगा इस फिल्म का? क्या सर्वोच्च न्यायालय हत्यारे के पक्ष में जो पिटीशन फाइल की गई है कपिल सिब्बल द्वारा, उस पर जो है विचार करेगी और कन्हैयालाल जी की तरफ से आंखें मूंद लेगी, या कन्हैयालाल जी की फिल्म को, उस दर्द को, उस कहानी को पर्दे पर दिखाने की अनुमति देगी? जो भी होगा, मैं अब फिल्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देश की बात करना चाहता हूँ। फिल्में बनेंगी, रिलीज होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन देश तो हमेशा रहेगा ना। हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए, अब उन्हें खड़े हो जाना चाहिए, अब उन्हें ना जातिवाद से निकल जाना चाहिए, अब उन्हें पहचान लेना चाहिए कि असल समस्या कहाँ है और कब से है ये समस्या इस देश के अंदर। अब वो जो फर्जी बातें हैं ना सो कॉल्ड भाईचारे की, और गंगा जमुना तहजीब जो होती ही नहीं है, तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारा चारा हो, ये सब चीज़ें ना लोगों को समझनी चाहिए। 1 करोड़ में कोई एक अब्दुल कलाम है, बाकी सब याकूब मेमन के जनाजे पर रोने वाले हैं। अफजल गुरु की मौत पर जो फांसी हुई थी, संवैधानिक संस्था ने फांसी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो इन्हीं लोगों ने नारा लगाया था, अफजल हमसे जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कातिल बताया था। इनके कई रूप हैं। ये एक तरफ कानून लड़ाई लड़ते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम जो है हत्यारों के पक्ष में नहीं है, हम तो मदनी साहब के वकील हैं। अगले ही घंटे ये हत्यारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इनका एक सरतन से जुदा गैंग है जो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को लगातार 10,000 से ज़्यादा मैसेज करके गला काटने की धमकी दे चुका है। यही लोग थिएटर में जाते हैं, ये भीम आर्मी का गमछा डाल के और वो सिनेमाघरों में कन्हैयालाल के पोस्टर तोड़ रहे। और आपको एक बात और बता दूं, कुछ वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें ये कन्हैयालाल के पोस्टर को वहीं से फाड़ रहे हैं जहाँ गला है उसका। प्रतीकात्मक तौर पे जो विजयराज है, जो कन्हैयालाल बना है फिल्म में, अभी तो कन्हैयालाल है ना फिल्म के अंदर। अगर कोई मूर्ति है अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की, रविदास जी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, तो अभी वो ईंट चूने की मिट्टी थोड़ी है, मूर्ति थोड़ी। अभी तो राजीव गांधी का स्वरूप है ना। अभी कोई मूर्ति पटेल की है तो पटेल का स्वरूप है ना। तो आप पटेल की गर्दन काट के मूर्ति की, ये तो नहीं कह सकते कि साहब मैं तो मूर्ति को तोड़ा है सीमेंट की, पटेल से मेरा क्या मतलब। अभी जो आप पोस्टर को काट रहे हो वहीं से काट रहे हो जहां कन्हैयालाल जी का गला काटा गया। देखिए आज भी केरल में मैंने देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, तमिलनाडु में भी देखा अभी प्रदर्शन में, और महाराष्ट्र में पैर रख के खड़े हैं, जूता रख के खड़े हैं उस फोटो के ऊपर जो कन्हैयालाल जी का फोटो लगा हुआ है, मशीन में वो धागा डाल रहे हैं सुई में। तो आज भी कितनी नफरत है। और कहते हैं गुस्ताखे नबी था, मार दिया। मैं आपको 1 लाख कमेंट दिखा दूंगा, कन्हैयालाल जी की फिल्म के ट्रेलर पे 1 लाख कमेंट दिखा दूंगा जो कह रहे हैं ये वही है कि गुस्ताखे नबी, जिनने नबी की शान में गुस्ताखी, इसको सही मारा। ये वो समाज है जिसकी सद्भाव की बात कर रहे हैं। जिसकी सद्भाव की बात हो रही है, जिसको शांतिदूत बताया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा मैसेज मेरे मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, DM में, इंस्टाग्राम पे कि गला काट देंगे।
चाकू भेज रहे हैं। और उनकी तस्वीरें देख लो आप, डीपी पे कौन सी लगी हैं, लश्कर तोयबा की लगी है, हिजबुल मुजाहिदीन की लगी है, हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों के बारे में जो उन्होंने एक संगठन बना रखा है हरकतुल इस्लाम, जैसे मोहम्मद के बारे में जो संगठन बना रखा है, उस सब उन मोहब्बत की बेहुरमती जैसे मोहम्मद बनाने से नहीं होती है। मोहम्मद की बेहुरमती वो उस बात का जिक्र करने से होती है जो उनकी किताबों में लिखी है। और कहते हैं कि बुढ़िया तो कूड़ा फेंकती थी रोज और वो माफ कर देते थे। तो जो खुद अपने सर पे कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को माफ करते थे, उनके नाम पे सर काटने का ठेका आपको किसने दिया? उन्हीं की। आप शान में गुस्ताखी की बात कर रहे हो ना, जिनका किरदार आप इतना बड़ा बताते हो कि वो तो इतने बड़े थे। तो ये सब देश को गजवा हिंद करने की कोशिश है। कन्हैया लाल विषय नहीं है, विषय इस देश का हिंदू है। ये कहाँ जाएगा? फिल्म तो आए ना आए, रिलीज हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मामला सरकार के हाथ में तो सरकार तय करे, हम सरकार नहीं है। मामला कोर्ट के हाथ में है तो कोर्ट तय करे, हम कोर्ट नहीं है। हम तो न्याय की उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार से और कोर्ट से। हम जबरन तो फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। अगर एक बार रोक दिया गया तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम तो संविधान में और न्यायपालिका में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहते राम मंदिर बनेगा, उसके बाद भी आज भी बयान है इन नेताओं के कि भले ही राम मंदिर बन गया हो, लेकिन हम अपने बच्चों तक को बता के जाएंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और ता कयामत इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद रही। ये इनकी सोच है, हमारी नहीं है। हमें तो आज सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि हम मान लेंगे, बिल्कुल। आज सरकार मना कर दी हम मान लेंगे, हम दूसरी फिल्म बनाएंगे, विवाद जैसी कुछ होता है। इसी से बात आती है, जैसे फिल्में सॉफ्ट पावर भी होती हैं। आपने फिल्म में विजय राज जो को मेन कैरेक्टर के लिए लिया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर भी अपने आप में ये अब आरोप इन दिनों लगने लगे हैं कि किस तरह की फिल्में, जब आप दाऊद पे फिल्में बनाते हैं उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। जब आप अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हीरो की तरह दिखाया जाता है। करेक्ट। ठीक, क्राइम को कितना ग्लोरीफाई किया गया है, ये वही फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन जब आप समाज के अंदर या हिंदुत्व की बात करने वाले और सच्ची घटनाओं को लेकर फिल्में बनाते हैं, तो यही जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं वो किनारा कर लेते हैं। जब आप इसकी स्टार कास्ट तय कर रहे थे, क्या इस तरह की चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ा था? नहीं, हमें इस तरह कुछ परेशानी नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के लेके। हमने सीधा उन्हें अप्रोच किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा कास्टिंग में थोड़ा रिजेंबलिंग चाहिए था। तो विजय राज जी जो है काफ़ी हमें सही लगे कि इस कैरेक्टर के लिए, और बखूबी काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने इस फिल्म में। और आपने सवाल किया अभी कुछ देर पहले कि ग्लोरीफाई करने के बाद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट एट वडाला, बहुत सारी फिल्में सारी हैं। वो जो डी वर्ल्ड कंपनी हो, उसके जो उनको दिखाया जाता है दाऊद को, बाकी जो चेहरे और हैं उनको हीरोइक स्टाइल में, उन पे बढ़िया गाने बनते, हीरोइन भी उनके साथ इंटीमेट होती हैं और बड़ा ही रोमांस होता है। उसको जो है मदनी साहब, मदनी गैंग और ये जो कपिल सिब्बल है, इन्हें बहुत मज़ा आता है, तब तो बहुत आनंद आता है। लेकिन जहाँ बात सच की आती है वहाँ पे मिर्ची लग जाती है। ठीक है, मिर्ची क्यों लग जाती है इन्हें सच से इतनी तकलीफ क्यों है? इन्हें अंडरवर्ल्ड के लोगों को एक बड़े ही मतलब अच्छे परिधान में, बड़े रोमांटिक गाने में म्यूजिक बज रहा है, उसमें देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन सच में नहीं। जी। एक डायलॉग है डॉन की, जब बात आई, एक तो गाने ऐसे, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, जैसे मतलब कौन। एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बताइए किसको चैलेंज कर रहे हैं? पूरी दुनिया की पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, इंटरपोल को चैलेंज कर रहे हैं, और वो CBFC से पास भी हो रही है, और उस पर किसी को दिक्कत भी नहीं है कि भाईजान इतने ताकतवर कैसे हो गए दुनिया के आतंकवादी, जिनको पूरी दुनिया की पुलिस नहीं पकड़ सकती। वही तो। और वो हीरो बन जाते। डॉन का इंतजार तो कितने 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, इंतजार जैसे दावत वलीमा में इंतजार कर रही हो। मतलब ये सब पास हुआ है, ये सब पास हुआ है। राइट। निश्चित तौर पे एक बड़ा चैलेंज है। आखिर में यश, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, ये फिल्म आएगी, कहानी लोगों तक पहुँचेगी, जैसा भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद, लेकिन आपकी न्याय की लड़ाई जो है उससे आपको क्या उम्मीदें और किस तरह से चल रही है वो? देखिए, बहुत मतलब बड़ी बात है ये कि 3 साल पहले एक याचिका मैंने लगाई थी कोर्ट में कि मेरे पिताजी को इस तरीके से मार दिया गया है। ठीक है, वीडियो सबूत
सब कुछ होने के बावजूद, उसका FSL होने के बावजूद, उसमें 166 गवाह, 166 गवाह, ठीक है, उसमें से 15 की पेशी भी नहीं हुई अभी तक। 3 साल के अंदर 15 की पेशी भी नहीं हुई। वो केस न तो फास्ट ट्रैक में है, न उसमें स्पेशल कोर्ट बिठाई गई है। ऊपर से जो केस है वो CBI को एडिशनल चार्ज दिया हुआ NIA का वहाँ पे चल रहा है। उसी वजह से महीने में 1 या 2 हियरिंग हो पाती है केस के अंदर, तो नहीं हो रहा। केस तेज़ बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। वही 3 साल और सिर्फ 3 दिन में एक याचिका जो कि मौलाना मदनी ज़मीयत उलमा हिंद के लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए देश के सबसे बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, कपिल सिब्बल, और वो 3 दिन के अंदर मूवी को बैन भी करवा देते हैं, सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर हमारी न्यायिक प्रक्रिया, हमारा कानून इतना ही तेज़ है तो अभी तक 3 साल हो गए, उन अपराधियों को सज़ा क्यों नहीं मिली, उनको फांसी क्यों नहीं मिली, सब कुछ होते हुए भी। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे अंदर कि यार एक परिवार, ठीक है, एक शहर जो कि कब से न्याय मांग रहा है, ठीक है, पूरा उदयपुर चाहता है, पूरा शायद राजस्थान चाहता है कि उन अपराधियों को, और राजस्थान की पूरा देश चाहता है कि उन अपराधियों को सज़ा मिले, वो नहीं मिल रही। और एक हकीकत, एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी, मतलब वो वाली बात है कि इन्होंने मार दिया, और एक हमारा जो दर्द है हम दिखाना चाहते हैं देश को, वो भी नहीं दिखाए। मतलब हम चिल्ला भी नहीं सकते, हम रो भी नहीं सकते। मतलब बहुत ही दुख की बात है। सबके अपने अनुभव हैं और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर यश, आपका दर्द जो हम समझ सकते हैं, और आप बहुत हिम्मत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि फिल्म जल्द से जल्द रिलीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, क्योंकि जो सच है वो सब देखने का अधिकार रखते हैं, फैसला लेने का भी अधिकार रखते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ना ही होता तो वो उसके बाद भी बिगड़ सकता था, और उसके बाद कितना बना रहा ये भी देखना पड़ेगा। ये फिल्म जो है एक खौफनाक घटना का दस्तावेज़ है, इसलिए इस दस्तावेज़ को सामने लाना आपका अधिकार भी है और समाज भी इसको देखना ज़रूर चाहेगा। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये फैसला हो और ये फिल्म लोगों के सामने आए। आपको शुभकामनाएं देते हैं, और यश, आपको हमारी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपकी जो न्याय की लड़ाई है वो पूरी हो और आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, क्योंकि सच पूरी दुनिया ने, सब ने देखा है कि क्या है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वीडियो ही अपने आप में काफ़ी है, जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। जब वो देखते हैं, वो तस्वीरें याद आती हैं। आप तीनों यहाँ पर आए, हमसे ये पूरी चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।